हाँ जी, असेंट ऑफ सेल्फ शुरू किया था ना, रसारोहण शुरू कर चुके थे टॉपिक। रसारोहण या असेंट ऑफ सेल्फ मतलब पौधों में जल और खनिज तत्वों का जड़ों से वायवीय भागों की ओर यानी कि ऊपर की ओर लिफ्ट होना। मैंने कहा भी था कि इसकी क्रियाविधि में दो थ्योरी है, जिसमें से एक डिस्कस की थी। पहला कारण रसारोहण का क्या बताया गया, जो एक आसान चीज सामने दिख रही थी कि जड़ों में बनने वाला मूल दाब। आपसे पूछा जाए जड़ों में मूल दाब किसकी वजह से बना, तो कारण क्या रहा, मूल दाब क्यों बना? ऐसे बन गया अपना, जड़ों में मूल दाब क्यों बना? अरे जल अवशोषण के कारण। ठीक है, सक्रिय जल अवशोषण से बना या निष्क्रिय जल अवशोषण है? मतलब मैं तो सोचा था कि आप मजाक कर रहे हो, तो वाकई में भूल गए हैं। अरे निष्क्रिय अवशोषण से कैसे दाब बनेगा? निष्क्रिय अवशोषण में पानी खींचा जाता है, पर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अवशोषण पढ़ाया था ना, निष्क्रिय सक्रिय। और सक्रिय में मैंने बताया था कि जब परासरणीय गति होती है और कभी कभी अपरासरणीय गति भी होती है, तो उसकी वजह से जाइलम में जो पानी इकट्ठा होता है उससे दाब बनता है। समझ गए? तो जो ये प्रेशर है, रूट प्रेशर, मूल दाब किसकी वजह से बना? सक्रिय अवशोषण। अब ये केवल प्रेशर बन के वहीं रुकेगा नहीं, इस दाब की वजह से कुछ ऊंचाई तक जाइलम में जल अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए पहला ख्याल हमें रसारोहण के केस में मूल दाब का ही आया कि मूल दाब की वजह से जाए। मैंने आपको ये भी बताया था कि हालांकि मूल दाब जो कि करीब 1 या 2 एटमॉस्फेयर का बनता है, उससे कुछ ऊंचाई तक तो पानी चला भी जाएगा। कितना बताया था कि अगर मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर, 2 वायुमंडल दाब बनता है, तो कितनी ऊंचाई तक पानी जा सकता है? 8 फीट, 60 फीट, करीब करीब 20 मीटर तक जा सकते हैं। और ये ऊंचाई काफ़ी अच्छी है। छोटे मोटे पौधे, शाकीय पौधे, छोटे वृक्ष, इनमें सब में तो चल जाएगा इससे का। बहुत अधिक लंबाई वाले पौधे जो हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें नहीं जाए। लेकिन हमने फिर भी कहा था कि मूल दाब में कुछ कमियां हैं। इस सिद्धांत से आप पूरा रसारोहण नहीं समझा सकते। मैंने कहा भी था मूल दाब में क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से आज हम कहते हैं कि मूल दाब रसारोहण में मदद करता है, लेकिन रसारोहण के लिए एकमात्र कारक नहीं है, कोई और कारक भी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत थी? मैं सब बता चुका हूँ, ये रिवाइज करा रहा हूँ। ये पहली बात तो मूल दाब में ऊंचाई की सीमा होगी 20 मीटर। दूसरी कमी क्या रही? मूल दाब सभी पौधों में और सभी समय में बराबर एक जैसा, दिन में सुबह शाम रात में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग होता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है, और बल्कि कुछ पौधों में तो बनता ही नहीं है, ये भी कहा था। तो जब कुछ पौधों में मूल दाब ही नहीं बन रहा, मैंने उदाहरण भी दिया था आपको जिम्नोस्पर्म में, जबकि सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म। तो इसका मतलब कुछ और चीज भी है जो इसमें मदद कर रही है, और ये सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रयास से उसकी वजह से होता है। तो पहला जो इसका सिद्धांत है, मूल दाब सिद्धांत, पहले तो हमने जो उसको समझ रखा उसकी मुख्य बातें लिख लेते हैं, फिर अगले सिद्धांत पर आएंगे। क्रियाविधि, इसमें 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण, अब अगर केवल इसी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण मूल दाब की वजह से होता है। रूट प्रेशर मूल दाब के कारण होता है। पौधों में रूट प्रेशर या मूल दाब परासरणीय जल अवशोषण, परासरणीय जल अवशोषण के कारण बनता है, जो लगभग 1 या 2 एटमॉस्फेयर का होता है।
इस मूल दाब का मान जो है 1 से 2 एटमॉस्फेयर का रहे। तो सिद्धांत के अनुसार रसारोहण मूल दाब के कारण हो रहा है। मूल दाब जड़ों में परासरणीय जल अवशोषण के कारण मुख्य रूप से बनता है, 1 से 2 एटमॉस्फेयर का होता है। इसके कारण जल कुछ ऊंचाई तक तने के जाइलम में ऊपर चढ़ जाता है। मूल दाब किस प्रकार का दाब माना जाएगा, धनात्मक या ऋणात्मक? ये एक धनात्मक दाब है, ध्यान रखना। रूट प्रेशर जो होता है, मूल दाब पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो ये धक्का लगाता है। रूट प्रेशर धनात्मक, पॉजिटिव प्रेशर धनात्मक दाब है, और इसीलिए जल कुछ ऊंचाई तक तने में ऊपर चढ़ जाता है। 2 एटमॉस्फेयर के मूल दाब से जल लगभग 20 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। मतलब यहाँ जो है ध्यान रखना है, 1 एटमॉस्फेयर से 10 मीटर या करीब 32 फीट 1 या 2 एटमॉस्फेयर का मूल दाब बनता है। और अगर 2 एटमॉस्फेयर का मूल दाब बनाते हैं अधिकतम हम, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक जल जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। अर्थात मूल दाब द्वारा शाकीय पौधों व छोटे वृक्षों में रसारोहण किया जा सकता है। छोटे पौधों में और शाकीय पौधों में ये ऊंचाई बहुत है, किंतु अत्यधिक लंबे वृक्षों के लिए यह पर्याप्त नहीं होता है। ज़्यादा लंबे वृक्षों के लिए मूल दाब पर्याप्त नहीं रहेगा। मूल दाब अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। अर्थात सुबह व रात्रि में अधिक, व दोपहर में कम। अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। अलग अलग जलवायु में भी अलग अलग होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात और अलग अलग मौसम में मूल दाब का मान बदल जाता है। दिन भर में भी बदल जाता है, सुबह, शाम और दोपहर में, ठीक है। इसके अलावा कुछ पौधों जैसे जिम्नोस्पर्म में मूल दाब नहीं बनता है। तो ये कुछ कमियां भी रहीं। मूल दाब से अगर रसारोहण माना जाए तो ये कुछ कमियां भी रहेंगी, या मूल दाब नहीं बनता है। पौधों में, अर्थात पौधों में मूल दाब ही
रसारोहण के लिए एकमात्र कारक नहीं है, कुछ अन्य कारक भी इसके लिए जिम्मेदार। तो आपको इस प्रश्न का हमेशा आंसर आना चाहिए कि मूल दाब पूरी तरह से सर्वमान्य क्यों नहीं रहा। बाकी बहुत आसान है, मूल दाब से कुछ ऊंचाई तक जल चढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसलिए हम मान रहे हैं कि ये एकमात्र कारक नहीं है, कुछ और कारक भी जिम्मेदार है। अब मूल दाब का क्या रोल रहा, तो मूल दाब का क्या काम हो सकता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे शब्दों में लिखती है कि मूल दाब एक प्रकार का एक हल्का सा धक्का है जो नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाए, और ये जाइलम में जल के सतत कॉलम के निर्माण में मदद करता है। बताया इस प्रेशर, इस नीचे से जो प्रेशर आ रहा है, इससे एक फायदा रहेगा कि जाइलम के अंदर जल का कॉलम जो है वो बिल्कुल सतत रहेगा, वो कॉलम टूटेगा। अगर कॉलम सतत रहेगा तो ऊपर चढ़ना भी संभव है। अभी इसके बाद अगली थ्योरी में इसको और डिटेल में हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अन्य कारक भी जिम्मेदार है। मूल दाब के कारण तने के जाइलम में जल का कॉलम सतत बना रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ठीक है, रसारोहण में भी कुछ मदद तो कर ही रहे हैं, साथ में ये जल के तने के जाइलम में जो जल का कॉलम है उसको सतत बनाने में मदद करे। कॉलम सतत रहना जरूरी, और इसकी इम्पोर्टेंस हमें अगले मैकेनिज्म में समझ में आएगी। तो ये तो एक थ्योरी थी, मूल दाब थ्योरी। रसारोहण के लिए निश्चित रूप से ये भी मदद करेंगे, बट केवल इन्हीं की वजह से रसारोहण नहीं। तो रूट प्रेशर थ्योरी समझ में आई बात। रसारोहण बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई बहुत जटिल काम नहीं है, आराम से समझ सकते हो। कमियां क्या रही वो जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा उस पर। ठीक है, और इन कमियों के बावजूद भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि मूल दाब का कोई काम नहीं है। मूल दाब रसारोहण में मदद हमेशा करेगा, और उसकी मुख्य मदद क्या रहेगी, लास्ट में लिखा है, जल के कॉलम को सतत बनाना, कॉलम टूटने नहीं। ठीक है, अब मूल दाब रसारोहण को समझाने के लिए फिर एक सिद्धांत और दिया गया, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन या कोहेजन एडेशन थ्योरी, मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं ससंजन आसंजन सिद्धांत। ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने जो जल अवशोषण पढ़ा था ना, उसी से ही संबंधित है। ये नाम तो आया था ना, ट्रांसपिरेशन पुल समझ में, खिंचाव, है ना। अब यहाँ एक नई चीज़ और है, ससंजन आसंजन। एक दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन एंड जॉली, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखिएगा। रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत, इसकी मदद से हम पूरा रसारोहण आराम से समझा सकते हैं। निश्चित रूप से रूट प्रेशर मदद करता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत, और ये दो वैज्ञानिक डिक्सन एवं जॉली द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत दो मुख्य बातों पर आधारित है। पूरा का पूरा सिद्धांत दो चीज़ों पर आधारित है, दो जो कि सिद्धांत में लिख रखी हमने, ट्रांसपिरेशन पुल एवं ससंजन आसंजन, कोहेजन एडेशन या कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। ससंजन आसंजन सुना कभी? ये दोनों ध्यान रखना, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान रख लें। ससंजन और आसंजन दो प्रकार के आकर्षण बल हैं। क्या हैं? आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल जो है, अब उसमें भी देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है समान मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण, और एक होता है असमान मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण। समझ गए? याद रहेगा। आपने समान मॉलिक्यूल जैसे जल के मॉलिक्यूल, वाटर, इनमें बड़ा मजबूत आकर्षण बल होता है और एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इसीलिए जल तरल स्वरूप में मिलता है। तरल स्वरूप में मिलने की वजह क्या है कि जल के मॉलिक्यूल आसानी से अलग नहीं होते। वाटर को तोड़ने में बहुत एनर्जी चाहिए, तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग कोहेजन फोर्स, आसंजन ससंजन बल होता है। और इसी वजह से अगर आप जल के एक मॉलिक्यूल को खींचोगे ना,
पूरा का पूरे सारे एक साथ आएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक मजबूत सहसंजन बल। ठीक है। और जल में एक विशेषता है कि सहसंजन बल भी होता है और उसमें आसंजन बल भी होता है। आसंजन किसको कह रहे हैं? अलग अलग असमान मॉलिक्यूल के मध्य का आकर्षण। ठीक है। आपने जैसे एक गिलास में पानी भरा और जब आप उसको खाली करते हो तो पूरा पानी एक साथ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पीछे रुक गया आधा, और सारा एक साथ क्यों जा रहा है? क्योंकि उनमें सहसंजन बल है। लेकिन पूरी गिलास खाली करने के बाद क्या पानी पूरा खाली होगी? थोड़ा जल की पतली सी परत गिलास की दीवारों से चिपकी रहती है। जल में एक गुण और होता है कि वो पात्र की दीवारों से चिपक कर चलता है। अब जो पात्र है उसके मॉलिक्यूल और जल के मॉलिक्यूल तो अलग अलग हुए, फिर भी इनके मध्य क्या है? आकर्षण। अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच के आकर्षण को क्या कहेंगे? आसंजन बल। अगर आपको किसी नली में पानी को चढ़ाना है तो इन दोनों बलों की जरूरत पड़ेगी कि वो जल आपस में भी मजबूती से जुड़ा रहे और पात्र की दीवारों से भी सट के चले, तभी तो ऊपर चढ़े। समझ रहे? और ये दोनों चीज होती है, कोहेजन, एडेशन। एक टर्म एडेशन से आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, एडेसिव। एडेसिव सुना है? जैसे फेविकोल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? एडेसिव, है ना? फेविकोल का मजबूत जोड़, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं बोला है, झुकेगा नहीं बोला है। ये तो अब इनको जैसे गोंद होता है, फेविकोल है, इनको आप एडेसिव क्यों कहते हो? क्योंकि वो भिन्न भिन्न दो चीजों को चिपकाता है। तो वही बात हो रही है कि अलग अलग भिन्न भिन्न दो प्रकार के मॉलिक्यूल के मध्य के आकर्षण के बल को क्या कहेंगे? एडेसिव, एडेशन। और समान मॉलिक्यूल में कोहेजन। अब देखिए, सहसंजन आसंजन दो बल, इनकी मदद से तो क्या हुआ, जाइलम में जल कॉलम जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो अगर आप ऊपर से कोई खींचने वाला हो तो पूरा जल एक साथ क्यों जाएगा? इन दो बलों की वजह से। ठीक है। लेकिन बहुत जोर से खींच लेंगे, देखो सहसंजन आसंजन बल की भी कोई वैल्यू तो होगी। आपने बहुत तेजी से खींचा तो हो सकता है ये टूट जाए, और कभी कभी ये टूट भी जाता है, कॉलम टूट जाता है। तो इस कॉलम को टूटने को वापस कौन सतत बनाता है? इसका काम यही। मान लो वो बहुत ज़्यादा खींचाव हो गया और जल का कॉलम टूट गया, तो नीचे से आने वाले इस प्रेशर से वापस क्या होगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो वायवीय भागों में, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर बनता है, एक खिंचाव बनता है, पहले भी बता रखा है। ठीक है। ये खिंचाव जल की जड़ों में, जड़ों के जाइलम में उपस्थित जल को अपनी ओर खींचता है। तो जब ये खींचता है तो ऐसा नहीं है कि जल के कुछ मॉलिक्यूल दौड़ के चले जाते हैं। जब ये खिंचाव होता है तो जल पूरा कॉलम में, जैसे इंजेक्शन के अंदर खींचता है ना ऊपर पानी, बिल्कुल इसी तरह से जाइलम के अंदर जल ऊपर की तरफ चढ़ गया। डिक्सन और जोली का कहना था कि ये जो दोनों चीजें हैं, इसकी मदद से आप कितनी भी ऊंचाई तक जल को ले जा सकते हो बिना ऊर्जा खर्च किए। चाहे कोई पौधा 400-500 फीट लंबा भी है तो भी चलेगा। 130 मीटर तक का तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। 130 मीटर को 3 गुना कर लो, कितना हो गया? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.25 फीट। ठीक है। तो 400 फीट से ऊपर हो गया। समझे? इतने तक तो ये वाष्पोत्सर्जन से चले। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ रसारोहण में कुछ नहीं है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मुख्य है और साथ में जल साथ में रहे, इसका कारण है सहसंजन आसंजन। दो कारकों पर आधारित है, तो दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले बात करेंगे सहसंजन आसंजन, और ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनता है वो मैंने आपको अवशोषण के समय भी बताया था, और अभी भी वही चीज रहेगी, उसमें दोनों में कोई अलग अलग कुछ नहीं है। पहला भाग इसमें रहेगा कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, सहसंजन व आसंजन बल। कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है? ये होता है समान अणुओं के मध्य आकर्षण बल। ठीक है। जल के मॉलिक्यूल के मध्य, जल के मॉलिक्यूल के मध्य मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वह तरल रूप में रहता है। तो सहसंजन बल की वजह से तरल रूप में रहता है, मॉलिक्यूल आसानी से
अलग नहीं होते हैं। और एडेशन आसंजन बल असमान अणुओं के मध्य आकर्षण। सहसंजन और आसंजन बल पहले ये समझ लें। समान अणुओं के मध्य के आकर्षण बल को कहेंगे सहसंजन बल, और जल के मॉलिक्यूल के मध्य मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण से तरल रूप में रहता है, मॉलिक्यूल आसानी से अलग नहीं होते। आसंजन बल असमान अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, और ये किस किस के बीच में होगा? जल के मॉलिक्यूल और पात्र की दीवारों के मॉलिक्यूल के मध्य भी मजबूत आकर्षण बल पाया जाए, और जिसके कारण जल पात्र की दीवारों से चिपका रहता है। और इन्हीं दोनों की वजह से तो कुल मिलाकर के एक सतत कॉलम बनता है। जाइलम में जल एक सतत कॉलम का निर्माण करता है। सहसंजन और आसंजन बल के कारण जाइलम में जल का एक कंटिन्यूअस कॉलम, सतत कॉलम बनता है। सहसंजन आसंजन बल के बाद इस सिद्धांत का जो दूसरा मुख्य भाग है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मतलब वाष्पोत्सर्जन की वजह से बनने वाला खिंचाव, जो कि मैंने आपको जल अवशोषण के वक्त में बताया था। पौधों की पत्तियों में सतत ट्रांसपिरेशन के कारण जल की कमी रहती है, और इस कमी को हम जाइलम से जल लेकर पूरा किया करते हैं। ठीक है, और जाइलम से लेने का मतलब इसके कारण कहाँ जाइलम? पहले पत्तियों का जाइलम और उसके बाद तने के जाइलम में एक तनाव विकसित होता है। अब वो कमी कुल मिलाकर के तने में आ गई, और इस तनाव की वजह से ही एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, अत्यंत मजबूत खिंचाव, एक नेगेटिव प्रेशर विकसित होता है। इसी नेगेटिव प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल। और इस खिंचाव की वजह से जड़ों की जाइलम में उपस्थित जल और साथ में खनिज तत्व, इसलिए सैक बोलते हैं इसको, ये ऊपर की ओर खींचा चला आता है। और वो भी किस रूप में आएगा? एक सतत कॉलम के रूप में। और कॉलम के रूप में क्यों आएगा? क्योंकि जल में क्या पाया जाता है? सहसंजन आसंजन गुण। इसकी वजह से ये कॉलम रहेगा, और यही कॉलम पूरा का पूरा ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल और सहसंजन आसंजन बल, इन्हीं की मदद से पौधे में कितनी भी ऊंचाई तक रसारोहण किया जा सकता। तो जल की लंबी दूरी की परिवहन में ये था हमारा दूसरा काम, रसारोहण। पहला काम था जल अवशोषण, दूसरा हुआ रसारोहण। अब जल के ऊपरी भागों में आने के बाद तीसरा काम क्या रहेगा? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो जल अवशोषण में आपको दो चीजें पढ़नी है, निष्क्रिय अवशोषण एवं सक्रिय अवशोषण। रसारोहण में दो सिद्धांत है, मूल लाभ सिद्धांत और सहसंजन आसंजन सिद्धांत, ट्रांसपिरेशन पुल का सिद्धांत। अब उसके बाद में आते हैं ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन पर। एक ही इम्पोर्टेंट ये फिजियोलॉजिकल कार्य माना जाता है पौधों में। अगर इसको परिभाषित करें, पौधों में वायवीय भागों में भी मुख्यतः पत्तियां, वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगभग सभी पौधों में मिलती, कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी होता है। अब थोड़ा अगर अपना IQ लगाओ, दिमाग लगाओ, तो ऐसा कौन सा पौधा होगा जिसमें वाष्पोत्सर्जन? जो पौधे पानी के अंदर डूबे रहते हैं, निमग्न जलोद्भिद कहते हैं। जो जल के अंदर ही डूबे हुए हैं वो क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन। सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा, कम और नगण्य, तीन बातें। सबसे ज्यादा किसमें होगा वाष्पोत्सर्जन? हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीसोफाइट, हाइड्रोफाइट।
किसमें सबसे ज्यादा वाष्प सर्जन? अरे हाइड्रोफाइट का तभी बोला है मैंने कि उसमें तो पानी में बैठा हुआ है वो, तो ऐसा थोड़ी कि पानी में बैठा है तो खूब फूंक मार रहा पानी की। चलो बीज में तो सबसे कम होता है, और जो निमग्न है उसमें तो होता ही नहीं। अभी तो बताए जब से ज्यादा किसमें होना चाहिए? मेसोफाइट, समोद्भिद, जो आमतौर पर अपने आसपास जो सामान्य स्थिति में जो पौधे उग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? मेसोफाइट। और इन्हीं में सबसे ज्यादा जलहास होता है। लेकिन इससे ज्यादा गर्मी में रहते हैं मरुद्भिद, उनमें नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से तो मरुद्भिद में सबसे ज्यादा होना चाहिए, इतनी गर्मी है वहां। लेकिन ये पौधे कई अनुकूलन करते हैं जिसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन को वो अपना कम कर देते हैं। इसीलिए मरुद्भिद से भी ज्यादा किस्में होगा मेसोफाइट, समोद्भिद। लेकिन मोर और लेस सब में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में ध्यान रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। पौधा जो है अत्यधिक मात्रा में, पौधा बहुत ज्यादा जल का इसी तरह से वाष्प के रूप में उत्सर्जन करता है। पौधा अत्यधिक मात्रा में अवशोषण करता है। पहली बात तो अवशोषण बहुत होता है, किंतु उसका केवल 2 से 5% अवशोषित जल का 2 से 5% ही काम में लेता है। 2 से 5% ही काम में लेता है। वह बाकी सारा जल वाष्प के रूप में मुक्त कर देता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन का मान, उसका मैग्नीट्यूड बहुत उच्च रहता है। काफी अच्छी खासी मात्रा में जल का वाष्प के रूप में लॉस होता है। वाष्पोत्सर्जन देखा जाए तो पौधों के लिए कोई बहुत उपयोगी चीज नहीं, फिर भी लेकिन रोका नहीं जा सकता। वाष्पोत्सर्जन के लिए कहा भी जाता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। सुनते हो क्या मतलब हुआ इसका? वाष्पोत्सर्जन एक असेंशियल या आवश्यक बुराई, बुराई भी कह रहे हैं और आवश्यक भी है। ये कथन एक वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। ये कथन जो है एक वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था, कर्टिस नाम के वैज्ञानिक ने इस कथन से वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता समझाने की कोशिश करी कि ये एक आवश्यक बुराई, आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक क्यों कह रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है कुछ? आवश्यक क्यों कह रहे हैं? क्यों? इसके बिना काम नहीं चले? ऐसा नहीं। आवश्यक का मतलब क्या है? इसे रोका नहीं जा सकता, तो ये होगा ही होगा। इसे रोका नहीं जा सकता। बुराई क्यों है? जब ये, अगर बुराई का मतलब क्या है, इसका या वाष्पोत्सर्जन का कोई उपयोग नहीं है। वाष्पोत्सर्जन का कोई उपयोग नहीं भी हो तो चलेगा। आप ये कह सकते हो कि सर अवशोषण से लेकर रसायन में इसी ने तो मदद की, मान सकते हैं, बट वो मदद नहीं की, इसने अपने लिए उस जल को मंगवाया। वो जो जल चढ़ा वो कहाँ जा रहा है? वाष्पोत्सर्जन से तो निकल रहा है, और ये नहीं होगा तो उसकी भी जरूरत नहीं। समझ रहे? इसीलिए इसको बुराई कहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का कोई खास उपयोग नहीं माना जाए और रोका नहीं जा सकता। रोका क्यों नहीं जा पा रहा है? इसको रोकने का तरीका क्या है? रंध्र बंद करने पड़ेंगे। ये जो जल वाष्प की हानि जो होती है, जल वाष्प के रूप में ह्रास होना, ये कहां से ह्रास होता है? मुख्य रूप से, मुख्यतः रंध्रों से, स्टोमेटा से। स्टोमेटा जानते हो? मुख्यतः रंध्रों से होता है, स्टोमेटा से। तो रंध्र बंद करके इसे बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन रंध्र बंद करने में हमारी समस्या क्या है? इसको रोकने के लिए रंध्र बंद करें, ये तो रुक जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी? गैसीय विनिमय भी रुक जाएगा और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के कार्य भी रुक जाए।
मुख्य रूप से तो प्रकाश संश्लेषण को ज्यादा गैसीय विनिमय चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण हो पाए इस चक्कर में पौधे को एक समझौता करना पड़ता है कि भैया उसमें ट्रांसपिरेशन भी चलेगा। तो आवश्यक तो हो ही गया, बुराई और है, छोड़ा नहीं जा सकता इसको, ठीक है। तो इसे रोका नहीं जा सकता, आवश्यक बुराई है। क्यों नहीं रोका जा सकता, ध्यान रखें। इसे रोकने के लिए रंध्र बंद करने होंगे, किंतु ऐसे में गैसीय विनिमय भी रुक जाता है। गैसीय विनिमय भी रुक जाता है, इसलिए इसको आवश्यक बुराई कहा गया। पता है अपने को कि कुल मिलाकर नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है, फिर भी न चाहते हुए भी करना होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। गैसीय विनिमय रुकना पौधे के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये नहीं होंगी। ओके, ट्रांसपिरेशन को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ट्रांसपिरेशन को एक यंत्र होता है पोटोमीटर, पोटोमीटर द्वारा मापा जा सकता है कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन को बेल जार प्रयोग अथवा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक्सपेरिमेंट प्रयोग द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह लैब में, स्कूल में भी, कॉलेज में भी दर्शाया जाता है। पौधे ट्रांसपिरेशन करते हैं, इसका प्रमाण हम इन दो प्रयोग से ले सकते। एक बेल जार विधि है और एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है। बेल जार विधि में कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर छोटे से गमले में एक पौधा उगा हुआ लेते हैं और इसको चारों तरफ, इसके ऊपर एक बेल जार लाके ढक देते हैं। बेल जार भी जानता है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, पौधे को अगर एक बेल जार से ढक दिया जाए तो बेल जार की अंदरूनी सतह पर पानी की बूंदें जमा होती हुई दिखेंगी, ठीक है। ये तो हो गया बेल जार, और ये जल की बूंदें दिखेंगी। यही चीज दर्शा रही है कि भाई वाष्पोत्सर्जन हो रहा, वो वाष्प के रूप में निकल रहा, लेकिन जार होने की वजह से वाष्प की बूंदें, वाष्प यहीं पर रुक करके बूंदों में कन्वर्ट होगी, ठीक है। बल्कि यहाँ पर एक काम और भी करते हैं, ये जो होता है पूरा गमला, इसको प्लास्टिक के कवर से ढक देते हैं। ये भी माना जाता है कि भाई गमले में भी तो पानी है, मिट्टी में, क्या पता इसकी वजह से बूंदें आई, तो गमले को, मिट्टी को भी क्या करते हैं, पूरा प्लास्टिक से ढक देंगे और बस केवल एक छेद रखेंगे जिससे पौधा बाहर निकला हुआ, ताकि ये जो जल की बूंदें आई हैं ये मिट्टी से भी नहीं आई है कोई वाष्पीकरण से, ये निश्चित रूप से किससे आई है, पौधे से। तो बेल जार विधि द्वारा आराम से देख सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में कुछ नहीं है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है यह पौधे के पत्ते पर लगा दिया जाता है एवं नमी के कारण इसका रंग नीले से बैंगनी हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड नमी की उपस्थिति में नीले रंग का होता है कोबाल्ट क्लोराइड, नीले रंग से पर्पल कलर में बदल जाए, तो नीले से बैंगनी रंग। कोबाल्ट क्लोराइड का एक कागज आता है और उसको क्या करता है, पत्ती के दोनों तरफ लगा दे। तो लगाया जब तो किस रंग का था, नीला रंग का, थोड़ी देर बाद उस कागज का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। और बल्कि ये देखा गया है कि द्विबीज पत्तियों की पत्तियों में जब ये लगाया जाता है तो नीले रंग से बैंगनी रंग भी ज्यादा कौन सी सतह की तरफ होगा,
निचली सतह या ऊपरी सतह? क्यों? पृष्ठाधारी पर्ण पड़ा है, द्विबीजपत्रियों में होती है, उसमें रंध्र ज्यादा कौन से सतह पर होता है? नीचे की सतह पर है। ठीक है, इसलिए वहां नीचे की सतह वाला जो कागज है वो ज्यादा बैंगनी दिखेगा, ऊपर की सतह वाला कम। लेकिन अगर मोनोकोट की पत्ती ली तो किस प्रकार की पत्तियां होती है उसमें? समद्विपार्शी, इसकी दोनों सतह एक जैसी हैं, रंध्र भी बराबर है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ एक जैसा रंग दे, बट रंग बदलता है, इससे पहचान। नमी की उपस्थिति में रंग नीला जो है वो बैंगनी बदल जाता है। तो नमी कहाँ से आई? इसका मतलब जल से, पौधे से जल का ह्रास हुआ तभी तो आई। तो इससे हम ट्रांसपिरेशन की उपस्थिति दर्शा सकते, फोटोमीटर से इसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। अलग अलग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अलग अलग होती है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन है तो किसी में कम। पौधा कई बार अनुकूलन भी दर्शाता है। कौन से पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए अनुकूलन दर्शाएंगे? अच्छा, एक चीज बताओ कि जब वाष्पोत्सर्जन तो किसी पौधे के लिए लाभदायक नहीं मान लेते हैं, तो सारे पौधे इसको रोकने के लिए अनुकूलन क्यों नहीं करते? वाष्पोत्सर्जन रोकने का अनुकूलन कुछ ही पौधों में होता है, जबकि ये तो किसी के लिए भी फायदेमंद तो है, तो सबने क्यों नहीं किया? देखो, हम अनुकूलन कब करते हैं? जब तकलीफ हो, समझ रहे? ठीक है, कोई मान लीजिए बहुत खाना खाता है, तो उससे तब तक समस्या नहीं है घर वालों को जब तक कि घर में खाने की कमी नहीं, खा ले भाई जितना खाना। लेकिन अगर भोजन कम हो जाए तब तो वो जो अधिक खाने वाले को भी अनुकूलित होकर के क्या करना पड़ेगा? कम खाने की आदत डालनी। तो कौन से पौधे अनुकूलन दर्शाएंगे? जो ऐसी परिस्थितियों में है जहाँ पानी कम है। जहाँ ठीक ठाक पानी है तो फिर बेकार पौधा भी क्यों मेहनत कर रहा है? ठीक है ना, उड़ने तो जा पानी है भी बहुत है, समझ वाली बात। जब तकलीफ होती है तभी तो समझौता किया जाता है, तभी परिवर्तन होता है। तो पौधे भी यही करते हैं। इसलिए आप देखिए, अलग अलग पौधों में अलग अलग मात्रा रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, निमग्न जलोद्भिद से मैंने आपको बताया था कि जो निमग्न जल में डूबे हुए जो जलोद्भिद होते हैं, निमग्न जलोद्भिद, इसमें वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित, ठीक है। उसके बाद मासल मरुद्भिद, मांसल मरुद्भिद जो होता है, कैक्टस वगैरह, थोड़ी मांसल पत्तियों वाले। मांसल क्यों होते हैं? सकुलेंट कहते हैं। ये अपनी पत्तियों में, तने में जल का अवशोषण, जल का संग्रह करते हैं श्लेष्मा के ऊपर। एलोवेरा देखा हो, कैक्टस देखा हो, नागफनी देखा हो, ये सब मांसल मरुद्भिद हैं। इनके अंदर ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन जो है वो न्यूनतम होता है, कम होता है। और जो सामान्य पौधे हैं, सामान्य समोद्भिद, अब समोद्भिद किस प्रकार के? मीजोफाइट कह सकते हो। जो हमारे आसपास उगने वाले जो सामान्य पौधे होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें वाष्पोत्सर्जन अधिकतम होता है। अब जल वाष्प के रूप में जो जल की हानि है, पौधे के अलग अलग भागों से, अलग अलग जगहों से वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कुल मिलाकर 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन होते हैं। जल वाष्प की हानि कहाँ से हो रही है? पौधे में भी अलग अलग जगह होती है। तो जल ह्रास की जगहों के आधार पर ये 3 प्रकार है। सबसे पहला होता है स्टोमेटल या रंध्रीय ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों द्वारा होने वाला।
सबसे मुख्य वाष्पोत्सर्जन यही है। पत्तियों व तरुण तनों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा जलहास। रंध्र देखिए पत्तियों में होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ जो तरुण तने होते हैं उनमें भी होता है। शुरुआत में जो बिल्कुल यंग स्टेम होता है उसमें भी स्टोमेटा होता है, बाद में हट जाता है। तो इनमें जो रंध्र उपस्थित है वहां से जलहास हो रहा है, यही मुख्य है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और कुल वाष्पोत्सर्जन का 90 से 97% कुल वाष्पोत्सर्जन का 90 से 97% ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल सुना? उपचर्म, क्या उपचर्म कहते हैं? तो ये हो जाएगा उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल। वैसे क्यूटिकल क्या चीज है, कोई बताएगा? मोम जैसा बना हुआ लिपिड का पदार्थ, एक परत के रूप में पत्तियों पर, पत्तियां बड़ी चमकीली और चिकनी सतह वाली। तो ये तो जल रोधी होता है, तो फिर हम इससे ट्रांसपिरेशन करें। क्यूटिकल की तो परत जल को रोकने के लिए होती है ना, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा कैसे हो जाए? ध्यान रखिएगा, क्यूटिकल की परत की मोटाई पूरी पत्ती पर एक जैसी नहीं होती, कुछ जगह बहुत पतली, कुछ जगह मोटी होती। दूसरा, इस परत में जगह जगह पर दरारें आ जाती, तो इन दरारों के माध्यम से जल का जो नुकसान होता है, जल का जो हास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल से तो नहीं निकलेगा, बट क्यूटिकल की परत सतत नहीं होती है, एक जैसी मोटाई की नहीं, दरारें होती है। उन दरारों से थोड़ा बहुत जल निकल पाए, 5-10% जो ट्रांसपिरेशन है वो इन्हीं से हो जाता है। ठीक है, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है, इसमें पर्ण की सतह पर उपस्थित क्यूटिकल की परत में पाई जाने वाली दरारों से होने वाला जलहास क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्यूटिकल की परत में पाई जाने वाली दरारों से कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10%। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, चाहे रंध्र हो चाहे क्यूटिकल हो, है तो पत्तियों पर, मतलब ये पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन। एक और सर्जन आपने पढ़ी होगी, वातरंध्र, लेंटिसेल्स। कहाँ होते हैं? तने और शाखाओं की जो बाहरी सतह है, छाल वगैरह, वहाँ भी छोटे छोटे रंध्र। वो कुछ भी नहीं, वो स्थायी रूप से खुली हुई संरचना है। एक तरह से तने में जगह जगह पर खिड़कियां बनी हुई है ना, ये बंद भी नहीं होती। हालांकि ये कम है और इनसे भी थोड़ा बहुत जल निकलता है, बहुत कम जल, वो भी गैसीय विनिमय के लिए। वातरंध्र किसकी वजह से, किसके लिए होते हैं? गैसीय। तने का गैसीय विनिमय तना करता है, ये पत्तियों का जगह पत्तियां हैं, तो वो वातरंध्रों से भी थोड़ा बहुत जल का हास होता है, वो अलग है, वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो जाए। समझ गए? तो ये जो दोनों हैं, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एवं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से, क्योंकि ये पत्तियों से होता है, इसे कहेंगे फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर, पर्णिल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फोलियर ट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन या जलहास कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, फोलिया शब्द जो है वो पत्तियों के लिए, ठीक है, पर्णिल या फोलिया, दोनों चीजें आए।
इसके बाद तीसरा जो है वो है लेंटिक्यूलर, वातरंध्रीय ट्रांसपीरेशन। वातरंध्रीय ट्रांसपीरेशन तने के बाहरी स्तर पर उपस्थित वातरंध्रों से होने वाला जल का ह्रास वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तने के बाहरी स्तर पर उपस्थित वातरंध्र लेंटिसेल्स। अच्छा, तने के अलावा ध्यान रखना वातरंध्र और कहाँ होते हैं? हाँ, फलों में भी होते हैं, ध्यान रखना। तने में तो मुख्य रूप से होते ही हैं, लेकिन जब फल बनते हैं ना तो फलों में भी होता है। फलों में भी वातरंध्र होंगे, वहां से भी जलहास। ये बहुत कम है। कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1%, मतलब बहुत ही कम, नगण्य निमांस। अब रंध्रों से अगर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो पहले रंध्र के बारे में पता होना चाहिए। रंध्रों की संरचना वैसे हम एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। स्टोमेटा या रंध्रों की संरचना। स्टोमेटा रंध्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए, सारे पौधों में जो रंध्र पाए जाते हैं स्टोमेटा, इसके 3 भाग। ऐसे देखने में तो हो सकता है आपको केवल एक ही भाग नजर आए। मुख्य जो भाग है वो है गार्ड सेल। गार्ड सेल को हम हिंदी में द्वार कोशिकाएं, कई कई जगह पर एनसीईआरटी में रक्षक कोशिकाएं भी लिखा है। हालांकि द्वार कोशिकाएं ज्यादा सही शब्द, गार्ड का मतलब रक्षक से निकाल लिया गया है। ठीक है। एक स्टोमा होता है, स्टोमा मतलब जो बीच में छिद्र बनता है, और एक होता है इसके दोनों रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ जो पाई जाती कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। नाम याद रखिए, अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है, हिंदी में भी ध्यान रखना। ठीक है। इसमें से सबसे मुख्य भाग क्या है? गार्ड सेल। पहले तो अपन गार्ड सेल की बात करेंगे। 3-4 चीजें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। गार्ड सेल्स क्या क्या है ये होती है, ध्यान रखिए। इनकी संख्या एक स्टोमेटा में कितनी रहेगी? 2 रहेगी। प्रति स्टोमेटा 2 गार्ड सेल पाई जाती है। गार्ड सेल की संख्या 2 रहेगी प्रति स्टोमेटा। गार्ड सेल देखा जाए तो पत्तियों की एपिडर्मल सेल से ही बनती हैं। विशिष्टीकृत एपिडर्मल सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी का मतलब ध्यान रखना, पत्तियों में, वैसे तो पत्तियां हरे रंग की होती तो हमें क्या लगता है सारी कोशिकाओं में हरित लवक होंगे, बट ध्यान रखना पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है ना उसमें कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं। पर्ण मृद्योतक जानते हो, मीजोफिल से उसमें होता है क्लोरो, खम्भ उत्तक, स्पंजी पैरेन्काइमा, लेकिन एपिडर्मिस में नहीं होता। यहाँ पर एपिडर्मिस, ये विशिष्टीकृत एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जिनमें हरित लवक भी है। ठीक है। ये भी इसलिए लिख रहा हूँ, चाहे तो भले आप ब्रैकेट में लिख लेना कि अन्य एपिडर्मल सेल्स में हरित लवक नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल में होता है। एक मुख्य बात तो ये ध्यान रखना, गार्ड सेल का शेप अन्य कोशिकाओं से बड़ा अलग रहता है। किडनी शेप या डंबल शेप की होती है। गार्ड सेल की आकृति या तो किडनी के आकार की या डंबल जानते हैं, जिनमें कई बार डंबल उठाए जाते हैं, वही डंबल। किडनी शेप की जो गार्ड सेल है ये किस में पाई जाएंगी? द्विबीज पत्रियों में, डाइकॉट, ध्यान रखना। डंबल शेप की किस में होगी? मोनोकॉट। एक बीज पत्रियों के जो रंध्र हैं उनका गार्ड सेल डंबल आकार का होता है और ये किडनी जैसा। एक और चीज, गार्ड सेल जो हैं इनकी सेल वॉल की मोटाई असमान होती है।
सेल वॉल जो होती है इनकी मोटाई असमान होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ जो है अधिक मोटी व प्रत्यास्थ लचीली होती है, और बाहर की ओर ये पतली होती है। अभी हम डायग्राम से भी दिखाएंगे। गार्ड सेल में देखिए सबसे मुख्य बात है इसकी भित्ति की मोटाई। इसी की वजह से रंध्र खुलते बंद होते हैं। ध्यान रखें, भित्ति जो होती है गार्ड सेल एक दूसरे के सामने होती है, तो जो अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने वाला जो हिस्सा है भित्ति का, वो तो होता है मोटा और थोड़ा इलास्टिक भी होता है। बाहर की तरफ जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। अब इसका फायदा क्या, वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, इनकी सेल वॉल में अरीय रूप से व्यवस्थित सेल्यूलोज के सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, जो रंध्रों के खुलने में मदद करते हैं। देखो, 4 चीजें मैंने बताई आपको, संख्या में 2 होंगी। हरित लवक युक्त विशिष्टीकृत एपिडर्मल कोशिका, आकृति किडनी आकार के या फिर डंबल आकार के, सेल वॉल की असमान मोटाई, अंदर की तरफ अधिक मोटी, बाहर की तरफ पतली, और सेल वॉल के अंदर अरीय रूप से व्यवस्थित। ये अरीय व्यवस्था जानते, रेडियली अरेंज, त्रिज्या सम्मिलित, इसको त्रिज्या के साथ रेडियल अरीय रूप से व्यवस्थित सेल्यूलोज के तंतु होते हैं। ये सब व्यवस्था, ये भित्ति की मोटाई और ये अरीय रूप से जो तंतु जमे, ये सब किसके लिए रहते हैं, इनके स्टोमेटा को खोलने और बंद होने में मदद करें। तो ये स्टोमेटा के खुलने में मदद करते हैं। इसको डायग्राम से भी देखें, देखिए किस तरह से होता है। डाइकोट मोनोकोट का अगर अपन डायग्राम बनाते हैं, ये किडनी के आकार का जो स्टोमेटा होता है, यहाँ पर ये जो मैंने वाइट कलर से बनाई हैं, ये हैं अरीय रूप से व्यवस्थित सेल्यूलोज के सूक्ष्म तंतु। बाकी ये है गार्ड सेल, बाहरी पतली भित्ति, आंतरिक मोटी भित्ति। बीच में जो ये छिद्र बनता है इसको हम कहते हैं स्टोमा, और आसपास की ये जो कोशिकाएं हैं ये सभी क्या है, सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका। दोनों स्टोमेटा में केवल गार्ड सेल की संरचना का अंतर है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, गार्ड सेल का जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये मोटी भित्ति है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो पतली भित्ति। तो इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होती, स्फीत हो, स्फीत कोई कोशिका कब होती, जब अंतःपराशरण होता है, तो स्फीत होंगी, क्योंकि इधर ये मोटी और प्रत्यास्थ है, इधर पतली है, तो ये अपने आप इस तरह से खुलती है। ऐसे स्फीत होंगी तो एक बीच में जगह बन जाए, और इसी जगह को हम छिद्र कहेंगे, स्टोमा। और जब ये श्लथ होंगी तो ये दोनों जो हैं ये इससे आपस में चिपक जाते हैं, तो ये बंद हो जाए। ठीक है, तो गार्ड और ये जो इसके अरीय रूप से व्यवस्थित सेल्यूलोज के तंतु है, ये भी क्या कर रहे हैं, इसको रंध्र को खोलने में मदद कर रहे हैं। इनकी दिशा इसी तरह की जमाई गई है कि ये रंध्र के खुलने में मदद करें। तो 3 हिस्सों में से मुख्य रूप से गार्ड सेल ही है, बाकी छिद्र जो है उसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। और सहायक कोशिकाएं आसपास की जो एपिडर्मल सेल हैं, ये सहायक कोशिकाएं जो हैं ये सामान्य एपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो स्टोमेटा की संरचना और तीनों भाग ध्यान रखेंगे।
गार्ड सेल के बारे में सारी चीजें। अच्छा, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी कि जब गार्ड सेल स्फीत होती हैं तो छिद्र बनता है, रंध्र खुल जाते हैं। उसके श्लथ होने पर छिद्र नहीं रहता और ये बंद हो जाते हैं। मतलब गार्ड सेल मतलब रंध्रों का जो खुलना बंद होना है किस चीज पर निर्भर कर रहा है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी, उसकी स्फीतता। इस तरह से ये व्यवस्थित है, इस तरह से बनाई गई है कि ये टर्जिड होंगी तो खुलेगा, फ्लैचिड होने पर बंद हो जाएगा। इसी में ये तंतु भी मदद करेंगे, पूरी स्ट्रक्चर इसी तरह से। बाकी स्टोमा में कोई बड़ी बात नहीं है। सहायक कोशिका में लिखा है सामान्य एपिडर्मल सेल। ये हरित लवक युक्त होंगी या नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें? गार्ड सेल। ये क्लोरोप्लास्ट रहित सामान्य एपिडर्मल सेल है जो आसपास वाली सेल, सब्सिडरी सेल्स। रंध्रों के बारे में 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। पृष्ठाधारी पर्ण, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डोर्सिवेंट्रल। पृष्ठ भाग कौन सा होता है? डोर्सल। तो पृष्ठाधारी पर्ण किसमें मिलती है? द्विबीजपत्रियों में। इसमें रंध्रों की व्यवस्था क्या रहेगी? पृष्ठाधारी पर्ण में निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं, जबकि समद्विपार्श्वीय पर्ण, जिसको हम कहते हैं मोनोकोट की पत्तियां, पृष्ठाधारी और समद्विपार्श्वीय आपको एनाटॉमी में मिलेगा। में दोनों सतह पर बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में रंध्र की व्यवस्था थोड़ी अलग अलग हो सकती है। डोर्सिवेंट्रल लीफ, पृष्ठाधारी पर्ण जो कि द्विबीज पत्तियों में मिलती है, उनमें रंध्र जो है निचली सतह पर ज्यादा, ऊपरी सतह पर कम। लेकिन मोनोकोट की जो समद्विपार्श्वीय आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है उसमें दोनों सतह पर बराबर रंध्र होते हैं, ठीक है। रंध्रों के 2 प्रकार और बनाए जा सकते हैं। रंध्र जो है वो फोटो एक्टिव या स्कोटो एक्टिव प्रकार के। इनके बारे में जानते हो? इनके खुलने के समय को लेकर के ये 2 प्रकार। फोटो का मतलब क्या है? मतलब अपना फोटो खींचा वो फोटो है। फोटो का मतलब है लाइट से, यानी कि जो दिन में प्रकाश में खुले वो फोटो एक्टिव। इसका मतलब कुछ पौधों में रंध्र ऐसे भी होते हैं जो दिन में नहीं खुलते। प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में हम कैम पौधे पढ़ते हैं। उनकी खास बात क्या है? रंध्र कब खुलते हैं? रात। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो उल्टा काम करते हैं। तो फोटो एक्टिव जो होते हैं ये दिन में खुलते हैं, दिन में खुलते हैं, वह रात में बंद रहते हैं। स्कोटो एक्टिव दिन में बंद रहते हैं। रात में खुलते हैं। तो रंध्रों के खुलने के आधार पर रंध्र फोटो एक्टिव या स्कोटो एक्टिव हो सकता है। वैसे ये रात में जो रंध्र खुलने का जो कार्यक्रम है, कुछ पौधे ऐसा करते हैं। इससे क्या फायदा हो? ये पौधे आमतौर पर वो हैं जो अत्यधिक तापमान वाली जगहों पर रहते हैं, मरुद्भिद, और दिन में भीषण गर्मी की वजह से अगर रंध्र खुले रहेंगे तो जल का हास बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे ऐसे पानी कम है। तो अपने जल हास को बचाने के लिए ये पौधा काम उल्टा कर देता है। रात को रंध्र खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, ताकि जल के हास को कम किया जा सके। तो फिर रात को भी रंध्र खोलने की जरूरत क्या है? तो बंद ही रहने दो। मतलब एक न एक बार रंध्र खुल जरूर, चाहे दिन में, चाहे क्यों खुल क्यों रहे? गैसीय विनिमय, ध्यान रखना, ठीक है। तो गैसीय विनिमय के लिए रंध्र खुलेंगे, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, ज़ीरोफाइट्स में संकन स्टोमेटा होते हैं। सुना कभी संकन स्टोम?
मरुद्भिद पौधों में आपको पहले भी बताया था कई प्रकार के अनुकूलन होते हैं। रात में खुलना भी एक प्रकार का अनुकूलन। क्या इसमें रात को खुलने वाले जो रंध्र है, क्या संरचना में कोई बदलाव हुआ? नहीं, कार्य में बदलाव। इसकी संरचना वैसी की वैसी। ये कार्यात्मक अनुकूलन है कि भाई रात को खुले, काम अलग समय पे करें। और कुछ तो संरचनात्मक अनुकूलन, संकन स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं धसे हुए रंध्र, जो थोड़ा सा अंदर धसे हुए होते हैं, कैविटी में, खांच में होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो? सीधे सतह पे नहीं होते, थोड़ा अंदर धसे हुए रहते। सीधा ऊपर रहेंगे तो सीधा धूप ज्यादा गिरेगी, तापमान सीधा प्रभाव करेगा तो ज्यादा जल का ह्रास होगा। धसे हुए होने पर क्या होगा? जल ह्रास कम हो जाता है। तो ये जो संकन स्टोमेटा है, धसे हुए रंध्र, ये कैविटी में, खांच में उपस्थित हो। तो रंध्रों की संरचना और रंध्रों के प्रकार। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि एक मुख्य सिद्धांत है जिसमें कल की क्लास में